मैं मानसी तोमर और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पारित हुए रिजोल्यूशन की, जिसमें जम्मू और कश्मीर को स्पेशल दर्जा दोबारा बहाल करने की मांग की गई है और इस पर मचे हंगामे की भी। इस हंगामे में क्या क्या हुआ और कैसे एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा को फुटबॉल मैदान बनाने की कोशिश की, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बरकरार है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर उत्तर प्रदेश सरकार को न सिर्फ फटकारा है बल्कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने बीमा कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह संविधान, औरंगजेब और अंबेडकर पार्टियों को याद आ रहे हैं, इस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे उस खबर से जिसके बारे में पिछले 4 सालों से लगातार बात हो रही थी, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव और ट्रंप का आना भारत के लिए क्या संदेश लेकर आया है, इस पर भी होगी बात। चुनावी मुकाबले के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापसी करने में सफल हो गए हैं। उन्होंने 270 के जादुई आंकड़े को छू लिया है। प्रमुख स्विंग राज्यों में जीत के साथ ट्रंप की बढ़त मजबूत हो गई है। अमेरिकी मीडिया ने पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना को उनके पक्ष में घोषित किया, जिसके बाद ट्रंप ने इसे अमेरिकी जनता का अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश बताकर उसका स्वागत किया है। फ्लोरिडा के पास पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने हमें एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है। उनके साथ मंच पर उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी थे। ट्रंप ने गर्व के साथ कहा, आज रात हमने इतिहास रचा है और इसका कारण यही है कि हमने वो बाधाएं पार की जो किसी ने मुमकिन नहीं मानी थी। अपने अभियान के प्रमुख बिंदु मजबूत सीमा सुरक्षा पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह तुरंत ही सारी सीमाओं को सील कर देंगे और केवल कानूनी प्रवासियों को ही अमेरिका में आने देंगे। उनके इस वादे पर उनके समर्थकों ने उत्साहपूर्वक तरीके से तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थन में आए अरबपति एलॉन मस्क का भी विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नया सितारा है एलॉन, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं एलॉन। मस्क ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप के साथ एक फोटो साझा करते हुए लिखा, गेम सेट और मैच, जो ट्रंप की जीत की ओर संकेत कर रहा था। जैसे जैसे अंतिम परिणाम करीब आ रहे थे, हैरिस का अभियान असमंजस में पहुंच गया। उनकी टीम ने अभी भी घटनाओं पर औपचारिक प्रतिक्रिया को रोक रखा है, लेकिन उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे सामने जो कार्य है वह आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने इस काम के लिए अपने भीतर की हर ऊर्जा, भावना और जुनून को झोंकने का संकल्प किया है जो आपने मुझे सौंपा है। इसे अब तक का सबसे महान राजनीतिक आंदोलन बताते हुए ट्रंप का आत्मविश्वास भरा जीत का दावा एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है जो उनके पिछले कार्यकाल की याद दिलाता है, लेकिन देश की चुनौतियों का समाधान करने की नई प्रतिबद्धता के साथ। अंत में ट्रंप ने अपने मिशन को लेकर समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि भगवान ने मेरी जान एक कारण से बचाई है और वह कारण है हमारे देश को बचाना और अमेरिका की महानता को लौटाना। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ने वाले इसके संभावित परिणाम के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के नेतृत्व की सराहना की है, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण ट्रेड और माइग्रेशन में अधिक अमेरिकी सेंटर्ड दृष्टिकोण देखने के लिए मिल सकता है। भारत के उच्च शुल्कों की आलोचना करते हुए ट्रंप भारत को अपनी व्यापार नीतियां बदलने के लिए भी दबाव डाल सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बेहद मामूली होगा। भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण H-1B वीजा पर प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि ट्रंप इसे अमेरिकी कामकाजी लोगों के लिए अन्यायपूर्ण मानते हैं। सुरक्षा और चीन पर साझा चिंताओं के कारण रक्षा सहयोग में वृद्धि हो सकती है और क्वाड ढांचे के तहत सैन्य अभ्यास जारी रह सकते हैं। ट्रंप का हिंदू मतदाताओं के प्रति रुख और धार्मिक स्वतंत्रता पर उनका ध्यान भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मजबूत साझेदारी बने रहने की संभावना है।
अब हम चलते हैं जम्मू और कश्मीर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य का विशेष दर्जा दोबारा से बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया और उसके साथ ही सदन में काफी हंगामा भी हुआ। 6 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने और केंद्र से स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद शुरू करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वायदे का हिस्सा था। प्रस्ताव में 2019 में हटाए गए प्रावधानों की बहाली की बात कही गई है, जिसे पार्टी जम्मू और कश्मीर के पहचान और उसके अधिकारों के लिए आवश्यक मानती है। प्रस्ताव का भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध किया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और भाजपा के अन्य सदस्यों ने सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस शर्म करो और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए, जिसके चलते सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। साथ में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों द्वारा जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। सदन के बाद डिप्टी सीएम चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से स्थानीय रोजगार और संसाधनों पर असर पड़ा है और यह प्रस्ताव राज्य में विशेष दर्जे और ऑटोनॉमी की मांग को एक बार फिर से बढ़ावा देता है, जिसे आर्टिकल 370 की बहस ने एक नया मोड़ ले दिया है। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बिना कानूनी प्रक्रिया के घरों को ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला एक सो मोटो केस था, जो मनोज तिब्रेवाल आकाश द्वारा लिखे गए एक पत्र पर आधारित था, जिनके घर को 2019 में एक हाईवे पर कथित अतिक्रमण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस के उनका घर तोड़ा गया और यह कार्रवाई उनके द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितताओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे इल्लीगल बताया है और कहा कि इस तरह की कार्यवाही संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति पर्दीवाला ने भी इस बात पर जोर दिया कि बिना समय दिए घरों को रातों रात नहीं तोड़ा जा सकता और परिवारों को घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया, केवल लाउड स्पीकर के जरिए सूचित किया गया था, जो कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे कानून की अवहेलना करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है और अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने और पर्याप्त समय देने की प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ, जिस फैसले से बीमा कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जिन लोगों के पास लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस है, वे 7,500 किलोग्राम तक के बिना माल वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को चला सकते हैं। यह फैसला उन वाहन चालकों के लिए राहत लेकर आया है जो व्यावसायिक वाहन चलाते हैं और उन्हें अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी अगर वाहन का भार 7,500 किलोग्राम से कम है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया है, जिसमें जस्टिस ऋषिकेश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज शर्मा भी शामिल थे। यह निर्णय बीमा कंपनियों के लिए एक झटका है, जो ट्रांसपोर्ट वाहनों की दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के दावों को खारिज कर देती थी यदि चालक के पास ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का विशेष लाइसेंस नहीं होता था। न्यायमूर्ति रॉय के फैसले में कहा है कि ऐसे कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं जो यह दर्शाते हो कि LMV लाइसेंस धारक दुर्घटनाओं में अधिक योगदान देते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 7,500 किलोग्राम तक के ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अतिरिक्त पात्रता की आवश्यकता केवल भारी माल वाहनों और यात्री वाहनों पर लागू होगी। इस मामले में शुरुआत 2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले से हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने माना था कि LMV लाइसेंस धारकों को 7,500
किलोग्राम तक के बिना माल वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 2022 में इस फैसले पर संदेह जताते हुए मामला 5 न्यायाधीशों की बेंच को सौंपा गया था। फैसले में न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए विशेष एलिजिबिलिटी की आवश्यकता रहेगी, जैसे कि ई कार्ड, ई रिक्शा और खतरनाक सामान ढोने वाले वाहन। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि वह मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संभावित संशोधनों पर विचार करे, ताकि आजीविका और सड़क सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। इस निर्णय से एलएमवी लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट वाहन चालक अब बिना अतिरिक्त लाइसेंस के अपने रोजगार को जारी रख सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहेगी और बीमा के दावे के विवादों में भी काफी कमी आएगी। अब हम चलते हैं उन राज्यों की तरफ जहां चुनाव है और वहां चुनावों के चलते नेताओं को रैलियों में औरंगजेब, शिवाजी से लेकर संविधान तक सब याद आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के वीरों और संतों को नमन करते हुए अपने भाषणों का शुभारंभ किया। मराठा जनसंख्या के लिए जहां योगी आदित्यनाथ ने मराठा नायक छत्रपति शिवाजी को याद किया, वहीं दूसरी ओर दलितों को रिझाने के लिए वह अम्बेडकर का जिक्र करना भी नहीं भूले। शुरुआत कश्मीर में धारा 370 से प्रारंभ होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने धारा 370 को जबरदस्ती भारत साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एमवीए के ऊपर उन्हें महा अनाड़ी गठबंधन कहकर जोरदार हमला किया। आज योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वाशिम में भी जनसभा को संबोधित किया है और वहां भी उन्होंने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को याद किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी इन जनसभाओं में बार बार अपने उस प्रसिद्ध नारे का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी याद दिलाया कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत रहना चाहिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। संविधान सम्मान सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे अधिकारों का रक्षक है, ये हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की शक्ति देता है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने पर मोदी जी आरोप लगाते हैं कि वह देश को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ देश को यह बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 90% लोग देश की प्रगति में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं तो वे मनरेगा की लाइन में या मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। ये आपको मीडिया या न्यायपालिका में नहीं मिलेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए।